आज जो वाकया, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, उसका संबंध भी गुजरात से ही है। प्रीवियस स्टोरी जो थी वो अहमदाबाद से थी और ये स्टोरी है गुजरात के वडोदरा से। हुआ ये कि वडोदरा में एक नौजवान शख्स रहा करता था जिसकी करीब 5 साल पहले शादी हुई थी। नाम था उसका गिरीश। गिरीश बहुत मेहनती था और एक पान शॉप चलाता था जिसका नाम उसने पान पार्लर दे रखा था, और मेहनत से दुकान जाता, काम करता दिन भर, उसके बाद रात को वापस लौट आता, घर परिवार के साथ वक्त गुजारता। यही उसकी ज़िंदगी थी, यही उसका लाइफ था। कोई बहुत ज़्यादा इससे अलग उसने कभी अपनी लाइफ में एक्सप्लोर भी नहीं किया, कोई उछल कूद भी नहीं मचाई। तो देखा जाए तो एक बड़े शांत प्रकृति का, शांत स्वभाव का लड़का था गिरीश। गिरीश अपने दुकान से 15 अप्रैल की रात को वापस चला रहा था दुकान बंद करने के बाद। लेकिन इससे पहले कि वो घर पहुंचता, अचानक बीच रास्ते से कहीं गायब हो गया। घर वालों ने, खासकर गिरीश की पत्नी ने, गिरीश को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। गिरीश की पत्नी काफ़ी परेशान हो गई। दूसरे नाते रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन गिरीश का कोई पता नहीं चला। इधर घर के बाकी लोग भी परेशान हो गए, गिरीश को ढूंढने लगे, लेकिन गिरीश के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। 15 तारीख की जो रात है, यानी 15 और 16 तारीख की जो मिडनाइट है, वो इसी तरह घर वालों की आंखों में निकल गई, क्योंकि वो इंतज़ार करते रहे कि गिरीश घर आएगा। अब वो सोच में पड़ गए कि क्या गिरीश किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ, क्या कोई क्रिमिनल या कोई गैंग, किसी ने गिरीश को किडनैप कर लिया। बहुत परेशान थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और पता चला भी नहीं। अगले दिन यानी 16 तारीख की सुबह को इस मामले में एक बड़ा ही ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। एक बहुत नाटकीय घटनाक्रम में गिरीश जो है वो एक वडोदरा के ही एक पुलिस स्टेशन में पहुंचा, और जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचा, उसके सारे कपड़े ऊपर से लेकर नीचे तक वो बिल्कुल गीले थे, पानी से सराबोर। पुलिस वालों ने उसे देखा और पुलिस वाले हैरत में पड़ गए कि भाई ये क्या हो गया। लगा कि भाई कौन से टैंक में छलांग लगाकर ये बाहर निकल आया है और क्यों पुलिस के पास, मतलब क्या मामला है। तो गिरीश जो है वो बहुत ही बेबस, बहुत ही हांफता हुआ, परेशान, उसने पुलिस को बताया कि वो रात में तकरीबन 3 घंटे तक नहर के पानी में डूबता रहा, और एक खंभा जो उस नहर में ही बना हुआ था, उस खंभे को उसने किसी तरह से थाम लिया था, जिसकी वजह से उसकी जान बची। सुबह उस नहर से वो बाहर निकल पाया और अब वो आप लोगों के सामने यानी पुलिस थाने में हाजिर हुआ है। तो पुलिस वाले ने कहा, भाई नहर में गिरे कैसे, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं गिरा नहीं, बल्कि मुझे एक कार में आए कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, अगवा कर लिया था, और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरा एटीएम कार्ड, वॉलेट और जो भी दूसरे वैल्यूएबल्स थे वो सारे उन्होंने मुझसे छीन लिए, और इसके बाद उन्होंने मुझे नहर के पानी में धक्का दे दिया। पुलिस ने पूछा, भाई कौन से नहर के पानी में धक्का दे दिया, कहाँ का ये मामला है, पूरी बात बताओ। तो उसने बताया कि देखिए, मैं शहर में छाणी इलाके में एक पान पार्लर चलाता हूँ और वहाँ से मैं रात को वापस लौट रहा था, लेकिन छाणी से सोखड़ा जाने वाली जो सड़क है, उस रोड पर जब मैं जा रहा था रात को, उस वक्त इत्तेफाक से एक कार वहाँ पर आकर रुकी, जिससे 4-5 लोग बाहर निकले और उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया, मेरा मुंह दबा दिया, मुझे कार के अंदर खींच लिया, मुझे पीटा, मुझे लूटा और काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाते रहे। और मिडनाइट को, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, उन्होंने मुझे नहर में फेंक दिया। नहर जो है वो सोजित्रा नाम की एक जगह से बहती है, उस नहर में फेंक दिया। गिरीश ने कहा कि मैं पानी में डूब रहा था, बहुत परेशान था, मैंने शोर मचाया, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था, और मुझे नहर में फेंकने के बाद वो सारे लुटेरे जो है वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो गए। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं हाथ पांव मार रहा था, हाथ पांव चलाते चलाते बहते हुए मैं थोड़ी दूर तक आगे गया, और एक खंभा उस नहर के बीच में ही बना हुआ है, तो उस खंभे को पकड़कर मैं तकरीबन 3 घंटे तक रात भर एक जगह पर टिका रहा, बना रहा, और किसी हेल्प, किसी मदद की उम्मीद करता रहा। सुबह जब सूरज की रोशनी हुई तो किसी तरह से मैं उस नहर से बाहर निकला, लोगों ने भी मेरी मदद की, और अब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, पुलिस के सामने हाजिर हुआ हूँ। पुलिस ने जब ये कहानी सुनी तो पुलिस वाले भी चौंक गए। पुलिस वाले एक तो उसकी किस्मत की खूबसूरती पर भी खुश थे और हैरान भी थे कि इस तरह से एक आदमी मौत के मुंह से वापस आ गया, क्योंकि तेज़ धार बहती नहर में अगर कोई आदमी जो तैराकी न जानता हो, और अगर तैरना जानता भी हो, तो भी वो हर बार सर्वाइव कर पाएगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नहर के पानी में कई बार काफ़ी करंट होता है। तो वो बच गया और एक खंभे के सहारे बच गया, तो ये अपने आप में एक करिश्मा था।
पुलिस इस बात से हैरत थी, सरप्राइज्ड थी, लेकिन इस बात से भी वो शॉक्ड थी कि वो रॉबर्स, वो लुटेरे कौन थे जिन्होंने इसको लूटा तो सही, लेकिन लूटने के बाद इसकी मर्डर की प्लानिंग की और शायद ये सोचकर उसको नहर के पानी में फेंक कर चले गए कि ये तो अब मर ही जाएगा। उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि ये जिंदा बच जाएगा, लेकिन ये तो इसकी किस्मत है कि ये बच गया। पुलिस इन सारी बातों को सोचती रही। पुलिस ने इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की और इस पूरे सीक्वेंस को पुलिस ने एनालाइज करना शुरू किया। पुलिस गिरीश को पहले उसके दुकान पर लेकर गई, फिर वहाँ से जिस रोड से वो जा रहा था, छाणी सोखड़ा रोड से, उस जगह पर लेकर गई। पूरे उस सीक्वेंस को समझा, कहाँ से किडनैप हुआ, कहाँ कहाँ उसको घुमाया, जितनी बातें उस रात की गिरीश ने नोटिस की थी, देख पाया था, वो सारी बातें गिरीश ने पुलिस को बताई। पुलिस ने पूरे सीक्वेंस को समझा और पुलिस को लगा कि गिरीश जो है अपनी कहानी में एक भी झूठ नहीं बोल रहा है, वो सारी बातें सही और सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी बातों में बड़ा कन्विक्शन था और उसकी बातों में कोई वेरिएशन नहीं था। आदमी जब सच बोलता है तो उसकी स्टोरी जो है वो सीमलेस होती है, हर बार वो एक ही स्टोरी बोलता है। जब झूठ बोलता है तो उसकी स्टोरी डिविएट होने लगती है, ये फर्क होता है। तो खैर, गिरीश जो है वो सच बता रहा था, पुलिस इस बात से कन्विंस्ड हो गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और उस रूट पर, जिस रूट से गिरीश जा रहा था और जिस रूट से उसे किडनैप करके किडनैपर्स उसको अलग अलग जगहों पर घुमाते रहे, उस रूट का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करने का पुलिस ने फैसला किया। वहाँ पर आसपास जितने भी मोबाइल टावर्स एक्टिव थे, जिन मोबाइल टावर से उस इलाके में मोबाइल चलते थे, पुलिस ने उन टावरों में एक्टिव मोबाइल फ़ोन की जानकारी जुटाई, जिसे डंप डेटा कहते हैं। और डंप डेटा में कुछ पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन्स को पुलिस ने आइडेंटिफाई करना, मोबाइल फ़ोन के नंबर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। खासकर रात के वक्त में जो मोबाइल फ़ोन उस इलाके में मूव कर रहे थे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहे थे, पुलिस ने उन नंबरों को चिन्हित करना शुरू किया। और इस तरह से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए, सर्विलांस के जरिए, आखिरकार जो गिरीश के किडनैपर थे उन तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो गई। पुलिस ने तकरीबन 4 लोगों को एक एक करके गिरफ्तार किया और जब उन लोगों को गिरीश के बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर जब उनसे सख्ती की तो उन्होंने कबूला। इस बीच चूंकि गिरीश भी पुलिस के साथ ही था, तो गिरीश से जब उनकी पहचान करवाई तो गिरीश ने भी आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये लोग थे। तो एक तरह से ये बात क्लियर हो गई कि यही वो रॉबर्स थे जो गिरीश का मर्डर भी करना चाहते थे और इन्होंने गिरीश का एटीएम कार्ड वगैरह लूट लिया था। अब पुलिस ने इन रॉबर्स से पूछा कि भैया, एटीएम कार्ड भी तुम लोगों ने लूटा था, गिरीश के साथ तुमने मारपीट की, तुमने एटीएम कार्ड का क्या किया? तो उन्होंने कहा एटीएम कार्ड तो हमारे ही पास है। बोला पैसे क्यों नहीं निकाले? तुमने पिन भी पूछा था? तो बोला कि नहीं, हम डर गए थे, हमें लग रहा था कि कहीं हम किसी सीसीटीवी कैमरे में ना आ जाए और हम आइडेंटिफाई ना हो जाए, इसलिए हमने नहीं निकाला। अब पुलिस ने उनसे सख्ती की और कहा कि देखो, अगर सिर्फ लूटपाट ही इरादा होता तो तुम लूटपाट करके गिरीश को वहीं किसी सड़क पर धक्का देकर वहाँ से फरार हो सकते थे, भाग सकते थे। तुम लोगों ने गिरीश के मर्डर की प्लानिंग की थी और इसी वजह से इतनी दूर सोजित्रा नहर ले जाकर तुमने आधी रात को उससे नहर में धकेल दिया। क्यों? गिरीश की हत्या तुम क्यों करना चाहते थे? इसके पीछे की वजह क्या है, ये बताओ। अब जो भी प्रोबेबल मर्डरर थे, यानी संभावित कातिल थे, जिन लोगों ने गिरीश को किडनैप किया था, उन लोगों को मानो सांप सूंघ गया। उनको जवाब देते नहीं बना कि अब पुलिस को क्या बताएं। लेकिन जब पुलिस ने और सख्ती की तो वो टूट गए और उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो है गिरीश के मर्डर की प्लानिंग इसलिए की थी क्योंकि हमें इसके लिए सुपारी दी गई थी, यानी हमें इसके लिए रुपए दिए गए थे। जिस एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था 4 लोगों में, उनमें एक आदमी था नरेंद्र उर्फ निकुल गोस्वामी। तो निकुल गोस्वामी को 35,000 रुपए की सुपारी मिली थी। और सुपारी देने वाले के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ किया, पता किया, तो पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कौशिक शर्मा नाम का गिरीश का ही एक जानकार है, जो एक हेयर सैलून का ओनर है। अब सवाल है कि कौशिक शर्मा ने गिरीश की सुपारी क्यों दी, उससे गिरीश की क्या दुश्मनी थी? तो पुलिस ने अब कौशिक शर्मा के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। उसके मोबाइल फ़ोन का नंबर निकाला पुलिस ने और उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। तो न सिर्फ कौशिक शर्मा का सच सामने आया, बल्कि कौशिक के साथ इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी में जो एक और शख्स शामिल था, उसका भी सच इस मामले में बेनकाब हो गया। कौशिक के साथ कोई और नहीं बल्कि गिरीश की पत्नी, गिरीश की वाइफ फाल्गुनी, वो इन्वॉल्व थी, जो कौशिक के साथ पिछले 2 दिनों में 100 बार से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर बात कर चुकी थी। आप सोचिए, हम अगर किसी को बहुत चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, ऐसे तो माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों के बीच में भी मोबाइल फ़ोन पर बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, लेकिन वो गिनती 2 दिनों में 100 बार नहीं पहुँचती।
कोई अगर 100 बार किसी से बातचीत कर रहा है तो आप ये समझिए कि उनका रिलेशनशिप किस तरह का है। आमतौर पर प्यार मोहब्बत करने वाले जो लव बर्ड्स होते हैं, प्रेमी जोड़े, वो इस तरह से सैकड़ों बार बात करते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्यार मोहब्बत के अलावा किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो, कोई साजिश रच रहा हो, हर पल कोई नया मूव कर रहा हो, तो फिर वो इस तरह से बातें करता है। और इन दोनों का रिलेशनशिप अपने आप में बड़ा वियर्ड था, क्योंकि एक तरफ तो गिरीश जो है वो मैरिड आदमी था और उसकी वाइफ फाल्गुनी वो कौशिक शर्मा के साथ इन्वॉल्व नजर आ रही थी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो पुलिस ने पहले कौशिक को पकड़ा और फिर फाल्गुनी को भी पकड़ा, और इसके साथ वो भयानक सच्चाई सामने आई जिसका सच जानकर खुद गिरीश भी हैरान रह गया। असल में जैसा कि मैंने आपको बताया, गिरीश और फाल्गुनी की शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई थी, लेकिन फाल्गुनी शादी के पहले से कौशिक शर्मा नाम के इस लड़के के साथ, इस आदमी के साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी। गिरीश को शादी के वक्त इस बात की जानकारी नहीं थी। शादी के बाद भी ये रिश्ता चोरी छिपे चलता रहा। गिरीश को कुछ नहीं पता था। एक दिन क्या हुआ कि गिरीश ने फाल्गुनी को कौशिक के साथ बातचीत करते हुए पकड़ लिया, और इसके बाद उसने फाल्गुनी को काफ़ी डांटा फटकारा और कौशिक को भी वार्न किया, चेतावनी दी कि वो इस तरह से न करे, क्योंकि फाल्गुनी जो है अब एक मैरिड लेडी है, उसकी पत्नी है, वो ये शोभा नहीं देता कि वो उसके साथ इस तरह से रिलेशनशिप में रहे। लेकिन आप कहिए कि कौशिक और फाल्गुनी का दिमाग खराब था और उन लोगों ने ये तय किया कि वो गिरीश की हत्या कर देंगे। और इसके बाद फाल्गुनी इस मामले में ज़्यादा प्रोएक्टिव थी। उसने रुपए पैसों का भी इंतज़ाम किया, कुछ पैसों का इंतज़ाम कौशिक ने किया, और दोनों ने मिलकर पहले नरेंद्र उर्फ निकुल गोस्वामी नाम के एक आदमी को 35,000 रुपये की सुपारी दी। इसके अलावा नरेंद्र और निकुल गोस्वामी के अलावा एक लड़के को और जिम्मेदारी दी जिसका नाम था रुद्र रावल। ये रुद्र रावल नाम का आदमी जो है ये लगातार गिरीश की रेकी किया करता था। कुछ दिनों तक उसने रेकी किया, ये पता किया कि गिरीश कब घर से निकलता है, पान शॉप कितने बजे जाता है, कब वो दुकान बढ़ाता है, वहाँ से वापस कब आता है, उसका रूट क्या है, ये सारी चीज़ें लगातार रेकी करके वो पता कर रहा था ताकि उसको किडनैप किया जाए, किसी ऐसी लोकेशन से किडनैप किया जाए जहां सीसीटीवी की कवरेज ना हो, वो पकड़ में ना आए, कोई देख नहीं पाए, सुनसान सड़क हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए रेकी करके इन लोगों ने एक गैंग बनाया, और उस गैंग के जो लोग हैं जिनको पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया, इनमें कौशिक तो था ही, और इसके अलावा नकुल भी था, जितेंद्र बारिया, उमंग प्रजापति और पृथ्वी भोई, ये सारे लोग थे। इन सारे लोगों ने मिलकर इस कांड को, इस घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग करके 15 अप्रैल की रात को उन्होंने पहले कार से गिरीश को किडनैप किया, उससे लूटपाट की और उसे नहर में फेंक दिया, ये सोचकर कि कल को अगर इस मामले का थोड़ा भी सच बाहर आए, लोगों को अगर पता चले, तो कम से कम यही पता चले कि रॉबरी और रॉबरी के लिए मर्डर हो गया। कम से कम जिन लोगों ने सुपारी दी, जिन लोगों से पैसे मिले, उन लोगों का नाम इस मामले में न आए। इसलिए ये लोग बहुत ही एहतियात बरत कर चल रहे थे, बहुत ही सुरक्षा उसका ख्याल करके चल रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब पुलिस जांच करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, पहले तो उन्हें पकड़े जाने का ही गुमान नहीं था, और फिर जब पूछताछ करेगी तो मोबाइल फ़ोन की जो डिटेल है वो अपने आप में पूरी कहानी बयान करेगी। तो 100 से ज़्यादा कॉल उन दोनों के बीच में, गिरीश की पत्नी और कौशिक के बीच में जो हुए, उससे इन दोनों के रिलेशनशिप का पता चला, और फिर उस रिलेशनशिप का कनेक्शन जो है इन मर्डरर्स से जुड़ गया जिन लोगों ने गिरीश की हत्या करने की कोशिश की थी। मर्डर तो चलिए ऑफिशियली वो नहीं है क्योंकि जान गिरीश की नहीं गई, लेकिन वो वुड बी मर्डर तो हैं ही, और मर्डर अटेम्प्ट करने वाले लोग तो हैं ही। तो खैर पुलिस ने इस पूरे गैंग को अरेस्ट कर लिया है, फाल्गुनी को भी अरेस्ट कर लिया है, और साथ ही कौशिक शर्मा नाम का जो सैलून ओनर है उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इस तरह से पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जिसमें एक पत्नी फिर से अपने पति की जान लेना चाहती थी। ये एक कॉमन फिनोमेना बनता जा रहा है। हमने देखा है हाल के कुछ सालों में लगातार इस तरह से लव अफेयर में लड़कियां और महिलाएं जो है वो अपने हस्बैंड्स को टारगेट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं या लड़कियां ही हस्बैंड्स को टारगेट कर रही हैं, हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ्स को टारगेट करते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट का कोई जेंडर बायस से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा एक इसमें एस्पेक्ट ये भी है कि बेशक चलिए महिलाएं या लड़कियां अपने हस्बैंड को टारगेट कर रही है, लेकिन उसके पीछे वजह भी तो कोई लड़का ही होता है। तो इसीलिए जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो क्रिमिनल होता है वो एक क्रिमिनल होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं जो अपने आप में एक बेचैन करने वाली बात है। मुझे लगता है कि क्राइम नेवर पेज वाली बात शायद लोग भूल जाते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं, वो क्राइम करेंगे तो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन हर गुनाह, खासकर इस तरह का गुनाह जो बहुत ही हीनियस और ग्रीवियस हो, अल्टीमेटली ज़्यादातर मामलों का खुलासा हो जाता है और गुनहगार पकड़े जाते हैं। लोग अगर एक बार भी अपने अंजाम के बारे में सोचें तो शायद वो किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती करने का फैसला न करें। बढ़िया होता फाल्गुनी
गिरीश को छोड़ देती, कौशिक के साथ नई शुरुआत करती, मर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी या मर्डर कर की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब कम से कम उनको 10 साल या उससे भी ज़्यादा जेल में तो रहना ही होगा। तो जाहिर सी बात है इनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। और साथ ही गिरीश वो तो बेचारा मरते मरते बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। तो खैर आज की ये कहानी, ये पेशकश यहीं तक।